तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल नए टॉपिक की, और उस टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, और रिफ्लेक्शन एपीआई इसका नाम है पूरा, रिफ्लेक्शन एपीआई। समझ रहे हो? रिफ्लेक्शन एपीआई कभी किसी ने सुना है रिफ्लेक्शन एपीआई के बारे में? नहीं सुना है? नहीं सुना। नहीं सुना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब जावा के हर बंदे को रिफ्लेक्शन एपीआई के बारे में तो पता होना चाहिए। और रिफ्लेक्शन एपीआई जावा में एक ऐसा टॉपिक है जिसमें जावा का मतलब कह सकते हो कि बैकबोन है, बहुत सारी चीज़ें इसी पे डिपेंडेंट होती है। ये देखिए, रिफ्लेक्ट नाम का फोल्डर मिलेगा रिफ्लेक्शन एपीआई के लिए, और ये सब रिफ्लेक्शन एपीआई के प्रोग्राम है ना, जिसको 2 मिनट में चला लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। तो ये फोल्डर जब से मिल गया तब से हमारे पास प्रोग्राम की कमी है नहीं। तो ठीक है, रिफ्लेक्शन एपीआई जावा में एक ऐसी फैसिलिटी है ना, रिफ्लेक्शन एपीआई जावा में एक ऐसी फैसिलिटी है जिसके थ्रू हम किसी क्लास को रन टाइम पे एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कहीं रिफ्लेक्शन का कोई फाइल वाइल पड़ा हुआ है क्या? नोट्स, स्ट्रिंग, जेवीएम, जेडीबीसी, एडब्ल्यूटी, एरे कंस्ट्रक्टर, गार्बेज कलेक्शन, ये सब मैं आपको दे दूंगा। रैपर क्लास, कास्टिंग, रिफ्लेक्शन नहीं है इसमें। चलो कोई सर दिक्कत पड़ा नहीं। पड़ा है रिफ्लेक्शन पड़ा है, जिप बनी पड़ी है सबसे ऊपरी, सबसे जिप। ऊपर। हाँ, उसी फोल्डर में जाइए, सबसे ऊपर ही जिप बनी पड़ी है। हाँ सर। कोर कहाँ के फोल्डर कहाँ जिप है? सर जो आपने वो दिया नहीं जावा कोर वाला, उसके अंदर जावा कोर के अंदर फाइल है कोई रिफ्लेक्शन की? नहीं, पूरा फोल्डर पड़ा है जिप का। नहीं, जिप बनी। कोर जावा का जो प्रोग्राम दिया है उसकी बात कर रहे हो आप? जी सर। उसमें तो है, उसमें है। मैं कुछ नोट्स दिखाने जा रहा था। कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे ही आपको समझाता हूँ। मैं तो आपको जस्ट रेफरेंस के लिए बता रहा था। रिफ्लेक्शन एपीआई, रिफ्लेक्शन की क्या मीनिंग होती है? हिंदी मीनिंग क्या होती है परवेज? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन? सर जैसे कि आईने में शक्ल देखना। रिफ्लेक्शन की हिंदी मीनिंग होती है, पता नहीं है सर ये हिंदी मीनिंग। मैं बता रहा हूँ, प्रतिबिंब होती है। प्रतिबिंब होती है। अरे अपवर्तन परावर्तन पढ़े होगे, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन है। रिफ्लेक्शन हाँ, प्रतिबिंब भी हाँ बोल सर, सकते हो, पढ़ा है। बट अरे हिंदी रिफ्लेक्शन का पता नहीं है मतलब, सर। रिफ्लेक्शन का मतलब परावर्तन ही होता है। रिफ्लेक्शन एपीआई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा ये टॉपिक, है ना। प्रकाश का परावर्तन, हिंदी में प्रकाशों का परावर्तन ऐसे करके चैप्टर था, है ना। तो वहीं से ये टॉपिक मतलब कहीं न कहीं लिया गया है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो अगर आपको समझना। जैसे मैंने आपको इनपुट आउटपुट पढ़ाया था, तो मैंने आपको उसमें स्ट्रीम लाइन मोशन को समझाया था, उसी तरह से ये भी कंसेप्ट रियल वर्ड से ही है। और सही कह रहे हो आप। देखो, रिफ्लेक्शन वो चीज़ है, रिफ्लेक्शन वो देन है जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। कहते हैं अगर रिफ्लेक्शन ना हो तो हमारे सामने कोई चीज़ें दिखेंगी ही नहीं, है कि नहीं। जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम कोई भी ऑब्जेक्ट्स को संसार में देख सकते हैं। हम आपसे अभी, मैं अगर आप यहाँ पे कंप्यूटर बैठ के देख रहा हूँ या हम टीवी बैठ के देखते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट से जो रिफ्लेक्शन जाता है, पता नहीं रिफ्लेक्शन रेज जाते हैं, तो वो फिर वो एक क्या बनाते हैं, किस तरह से स्कोप बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जो भी होगा, ये फिजिक्स में पढ़ाया गया था बहुत पहले, मैं भूल गया, तो वो दिखते हैं। लेकिन बात यह है कि उस रिफ्लेक्शन एपीआई का कंसेप्ट यहाँ पे क्यों आ गया, यहाँ पे इसकी क्या मीनिंग है, जावा में रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है। तो जावा में रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि जावा में रिफ्लेक्शन एक ऐसा कंसेप्ट है कि जो हमारी किसी क्लास को रन टाइम पे एनालाइज कर सकती है। ठीक है, जैसे आप अपना एनालिसिस कैसे करोगे कि आप कैसा दिखते हो, कैसा लगते हो, किस तरह से आपका बाल है, आपकी शेविंग कितनी बड़ी हो गई है इस लॉकडाउन में, है ना। तो ये कैसे, मैं तो भाई आईने के सामने खड़ा आ जाता हूँ और मेरी एक
प्रतिबिंब मतलब एक रिफ्लेक्टेड इमेज आईने में दिखती है, जिसके थ्रू मैं देख पाता हूँ कि मैं कैसा लग रहा हूँ, किस तरह से दिख रहा हूँ। तो बिल्कुल उसी तरह से जावा में अगर आप किसी क्लास का ये डिटेल, यानी जैसे आप अपनी डिटेल सामने आईने के सामने खड़े होकर देखते हो कि आप कैसा लग रहे हो, और जस्ट बिकॉज ऑफ वो सारा चीज़ आपको क्यों दिख जाता है, क्योंकि आपकी एक रिफ्लेक्टेड इमेज, एक डुप्लीकेट कॉपी, एक रिफ्लेक्टेड कॉपी आपको आईने में दिख जाती है। उस कॉपी को देख के आप अपनी सारी डिटेल निकाल लेते हो, आपकी सारी मतलब कह सकते हो कहानी पता चल जाती है कि आप कैसा लग रहे हो, कैसा नहीं लग रहे हो। बिल्कुल उसी तरह से अगर हमें किसी जावा में किसी क्लास के अंदर की ये डिटेल देखनी हो तो कैसे देख सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एपीआई। तो रिफ्लेक्शन एपीआई एक ऐसा कंसेप्ट है जावा में जो किसी क्लास को रन टाइम पे एनालाइज करने की फैसिलिटी देता है। दिस एपीआई इन जावा फैसिलिटेट अस टू एनालाइज अ क्लास एट रन टाइम, है ना। Analyze a class at runtime, that how many data member it have, how many member function it have, what are the constructor available in the class, what are the private members available in the class, वगैरह वगैरह। किसी क्लास का पूरा डिटेल। कहते हैं कि जब भी जावा में कोई क्लास लोड होती है ना, तो जेवीएम भी इंटरनली इसका यूज करता है। अगर ये नहीं होता, और अगर आपको याद हो क्लास डॉट फॉर नेम न्यू इंस्टेंस जो आपको पहले पढ़ाया है, इट्स अ पार्ट ऑफ रिफ्लेक्शन एपीआई। वही चीज़ आप यहाँ पे पढ़ोगे, सेम वही चीज़ पढ़ोगे आप, क्लास ही पढ़ोगे और फॉर नेम ही पढ़ने वाले हो, कुछ नया नहीं पढ़ने वाले हो, वही सेम चीज़ पढ़ने वाले हो। अगर वो जानते हो तो रिफ्लेक्शन एपीआई खत्म हो गई और यहाँ पे आप वीडियो बंद करके आप निकल जा सकते हो। बिल्कुल समझ में आई बात। बस उसका नाम दे दिया गया कि वो रिफ्लेक्शन एपीआई है। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत और चीज़ें आपको इसमें बताएंगे एडिशनली कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या नहीं होती हैं। रिफ्लेक्शन एपीआई का तो एक फ़ायदा ये है, ये किसी क्लास को रन टाइम पे एनालाइज करने की फैसिलिटी देता है। साथ ही साथ अगर जब ये सेशन स्टार्ट नहीं हुआ था तो मैंने बोला था कि जावा में जो कुछ भी नहीं कर सकते हो वो सारा चीज़ कर सकते हो, और वो हो सकता है रिफ्लेक्शन से, तो वो भी कर सकते हो। जैसे किसी क्लास की प्राइवेट चीज़ें क्लास के बाहर जाती हैं जी, नहीं जाती हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन से जाती हैं। किसी फाइनल वेरिएबल को आप ओवरराइड कर सकते हो, चेंज मार सकते हो, नहीं, तो ये रिफ्लेक्शन से हो जाती है। ठीक है। किसी क्लास को रन टाइम पे एनालाइज करके देखना चाहते हो कि भाई उसके अंदर कितने डेटा, कितने मेथड, कितने कंस्ट्रक्टर, तो नॉर्मली तो नहीं जान सकते हो, वैसे रन टाइम पे तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन के थ्रू कर सकते हो। किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बिना न्यू से बना सकते हो, हाँ जी, रिफ्लेक्शन से बना सकते हो। ठीक है, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बिना न्यू से तो बना ही सकते हैं, न्यू इंस्टेंस मेथड से, तो न्यू इंस्टेंस जो है रिफ्लेक्शन का ही पार्ट है। ठीक है। आप बिना जावा पी लिखे, जो जावा पी लिखते हो, लिखे तो जावा पी, जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग क्लास का पूरा डिटेल दिखा देता है ना कि स्ट्रिंग में कितने मेथड, कितने कंस्ट्रक्टर, कितने फील्ड। तो वो जावा पी जो टूल है वो इज अ पार्ट ऑफ रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन का जो यूज़ होता है ये बेसिकली फ्रंट एंड में कम यूज़ होता है, बैक एंड पर्पज़ के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहते हो जावा पी की तरह, कोई डीकम्पाइलर डेवलप करना चाहते हो, ठीक है, तो आप भाई रिफ्लेक्शन का यूज करो। आप कोई प्रोडक्ट आईडी बनाना चाहते हो तो आप रिफ्लेक्शन को यूज करो, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास फैसिलिटी होती है कि आप आईडी में क्या लिखते हो, आप लिखते हो सिस्टम डॉट, और डॉट लिखा तो सिस्टम क्लास की सारी डिटेल दिख गई। कैसे दिख गई? क्योंकि वो डॉट लगाते ही कोई मेथड कॉल हो जाता है जो उस पर्टिकुलर रेफरेंस पे आने वाले सारी चीज़ें कॉल करके आपको दिखा देता है। वो कैसे पॉसिबल है? रिफ्लेक्शन से पॉसिबल है। मतलब हम खुद का जावा पी बनाएंगे। एप्लेट का प्रोग्राम चलाना सीखा आपने एप्लेट व्यूअर से, अब बिना एप्लेट व्यूअर के एप्लेट का प्रोग्राम चला सकते हो खुद का, मतलब रिफ्लेक्शन के अंदर खुद का प्रोग्राम बना के, खुद का प्रोग्राम बना के किसी क्लास को लोड करके उसको रन टाइम पे चला के खुद देख सकते हो। तो ये सारा चीज़ मतलब रिफ्लेक्शन एपीआई से पॉसिबल है। ठीक है। अगर आपको ही किसी क्लास को रन टाइम पे एनालाइज कराना है कि कितना डेटा, कितना मेथड और कितनी चीज़ें हैं, तो रिफ्लेक्शन से कर सकते हो। तो ये टॉपिक मैं पहले से ही पढ़ा के रखता हूँ थोड़ा सा, कि भाई जावा में जब भी कोई क्लास रन होता है, जब आप सीएमडी से कोई क्लास रन करते हो तो रन होने से पहले वो लोड होता है। आपने लिखा जावा और क्लास का नाम लिखा, अब वो क्लास पहले लोड होगा, और जैसे ही कोई क्लास मेमोरी में लोड होता है, कोई भी क्लास पहले जब चलता है तो ये जावा टूल लिखने से जेवीएम चलता है। जेवीएम सबसे पहले इस क्लास को लोड करता है, और जैसे ही कोई क्लास मेमोरी में लोड होता है, लोड होते ही इस पर्टिकुलर क्लास की एक रिफ्लेक्टेड कॉपी, एक रिफ्लेक्टेड इमेज अपने आप तैयार करा दी जाती है।
और वो रिफ्लेक्टेड इमेज जेवीएम के पास पहुंच जाती है, तभी तो जेवीएम आपकी क्लास की सारी डिटेल निकालता है, आपकी क्लास की सारी डिटेल निकाल के देखता है। तो इसीलिए ये बताया जा रहा है कि ये बैकएंड में यूज होता है। इंटरनली जेवीएम आपके क्लास की सारी डिटेल कैसे निकालता है? रिफ्लेक्शन से। आपकी क्लास की रिफ्लेक्टेड कॉपी, आपकी क्लास की डुप्लीकेट कॉपी से। और किसी भी क्लास की डुप्लीकेट कॉपी क्या होती है? किसी क्लास का जो डुप्लीकेट इमेज होता है वो किस फॉर्म में होता है? वो होता है क्लास के फॉर्म में। तो जब भी कोई क्लास मेमोरी में लोड होती है तो उसको मेमोरी में लोड होते ही उस पर्टिकुलर क्लास की एक रिफ्लेक्टेड इमेज, एक डुप्लीकेट कॉपी लोडिंग टाइम पे बना दिया जाता है, और उसी को बोला जाता है कि वो है हमारे इस पर्टिकुलर क्लास की एक रिफ्लेक्टेड इमेज। और वो रिफ्लेक्टेड इमेज कुछ और नहीं होती है, वो होती है हमारी क्लास नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट। और ये जो क्लास है, इट इज अ पार्ट ऑफ रिफ्लेक्शन एपीआई। इट इज अ पार्ट ऑफ रिफ्लेक्शन एपीआई। तो अब यहां क्या करने वाले हो? रिफ्लेक्शन एपीआई में नया क्या पढ़ने वाले हो? क्लास तो आप जानते ही हो पहले से, फॉर नेम तो आप जानते ही हो पहले से ही, तो नया क्या करने वाले हो? तो यहाँ पे हम जैसे आप जो कहो वो करना के दिखाएंगे, वही प्राइवेट मेंबर्स को क्लास के बाहर कॉल करके दिखाएंगे, किसी क्लास के अंदर कितने मेथड्स हैं वो कॉल करके आपको दिखाएंगे। अगर मुझे ये चेक करना है कि खुद की जावा पी हमें डेवलप करनी है तो वो करके दिखा देंगे आपको, ये सारा चीज़ करके दिखाएंगे। अगर मुझे किसी क्लास का सारा मेथड कॉल करना है, किसी क्लास के सारे कंस्ट्रक्टर निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे वो मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बिना न्यू से बनाना है तो कैसे बनाना है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। अब मुझे आप लोग ये बताइए कि किसी भी क्लास का कोई भी क्लास हो, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, कोई भी क्लास हो अगर हमारे पास, तो किसी भी क्लास का जब मेमोरी में लोडिंग होती है तो लोडिंग टाइम पे उस क्लास की रिफ्लेक्टेड कॉपी तैयार होती है, अपने आप होती है, हम करते हैं तैयार, अपने आप तैयार होती है। तो जैसे ही कोई क्लास मेमोरी में लोड होती है, उसकी जो रिफ्लेक्टेड कॉपी होती है उसका क्या नाम होता है? क्या होता है वो रिफ्लेक्टेड कॉपी? बताएंगे आप लोग? क्लास सर। क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। बिल्कुल, क्लास नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। और वो क्लास नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट कितने तरह से गेट कराया जा सकता है, या कितने तरह से आप किसी क्लास के ऑब्जेक्ट, किसी भी क्लास की क्लास का ऑब्जेक्ट कितने तरह से ला सकते हो? कई तरह से ला सकते हैं। किसी क्लास को स्टैटिकली लोड करके ला सकते हैं, किसी क्लास को डायरेक्टली लोड करके ला सकते हैं, डायनेमिकली लोड करके ला सकते हैं, या हम डायरेक्टली भी होल्ड करके रख सकते हैं। 3 तरीके हमारे पास हैं किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को लेने का: स्टैटिक लोडिंग, डायनेमिक लोडिंग और डायरेक्ट। तो मुझे बताओ, क्लास में कोई कंफ्यूजन आता है आप लोगों को? पढ़ा तो है आपने, सबने पढ़ा है क्लास नाम की क्लास होती है जावा में। क्लास को लेके कोई कंफ्यूजन है आपको कि सर ये होता है जी, मुझे समझ में नहीं आता है क्लास, या ये बात उसके बारे में नहीं समझ में आता है? सर मेरे को जब आप पढ़ा रहे थे सर ये फॉर नेम वाला मेथड क्लास के, तो मेरे कंफ्यूजन आ रहा था। आप बोले बाद में आगे जाके दिखाएंगे कैसे होता है वहाँ पर। तो आप न्यू स्टार्ट में जब ऑब्जेक्ट बनाते थे ना सर, वही में देखो, confuse तुमने हो कई जाता बात कर दी। मुझे बस केवल और केवल क्लास के बारे में बताओ, बाकी तुम्हें सब बताएंगे। क्लास के बारे में बताओ, तुम्हें आता है या नहीं आता है समझ में? बोलो नहीं आता है। अगर आता है तो भी ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है, बताओ। नहीं आता है सर। तो ठीक है, शांत रहिए फिर, एकदम चुप। और दूसरे लोगों को मौका दीजिए, दूसरा कोई पूछे भाई किसी क्लास के बारे में कुछ। रवि, आता है तुम्हें क्लास? व्हाट इज, जितना बताए हुआ है। क्या होता है क्लास नाम की क्लास जावा में? व्हाट इज क्लास इन जावा? क्लास नाम की क्लास क्या होती है जावा में? क्लास का क्या रोल है? सर हाँ,
सर ये सर ऑब्जेक्ट क्लास सर वो होता है सर, ये एक मिक्सर मेथड होता है गेट क्लास, जो सर एक क्लास की कॉपी को रखता है, होल्ड कर लेता है। नहीं भाई, क्लास नाम की क्लास के बारे में पूछ रहा हूँ। सर ये क्या करता है सर, रन टाइम में कोई क्लास लेता है ना, आपको तो उसका आता ही आपने नहीं है बना समझ में क्लास। आप तो कह रहे हो आपको नहीं आता ही सर, नहीं है। आता है। आपने थोड़ी पढ़ा है, वो कंसेप्ट है मेरे पास सर, पर मैं इंटरनल फंक्शन जानने चाह रहा था उस टाइम में, तो इतना अच्छे से नहीं हो पाया था। ओके, कोई बात नहीं। तो सर ये क्या जानते हो रन क्लास के बारे में? सर ये रन टाइम में कोई भी क्लास लेता है ना सर, उस क्लास का न्यू स्टैंड मेथड से उसका अपडेट बना के रिटर्न करवा देता है सर। यार तुम भी क्लास पूछ रहा हूँ तो तुम न्यू इंस्टेंस करते जा रहे हो। हैं? ऐसे कैसे जानते हो? सभी क्लास का पेरेंट क्लास होता है सर। तुमको जो है ग्रेटर नोएडा यहीं बुला के बांध लिया जाएगा, ये लॉकडाउन कर दिया जाएगा तुम्हारा। सर हर क्लास का इंस्टेंस होता है इसके पास शायद, यही सर बोले हैं? सर बोले हर क्लास लोड करने का तरीका होता है जैसे बात। सर बोले नहीं कि जावा डॉट लाइन पैकेज में होता है क्लास, वो आते हैं डायरेक्टली रन डायरेक्टली क्या अत्ती करते रहते हो, तुमको तो जहाँ तुम डायनेमिकली वही क्वारंटाइन कर दिया जाओगे तुम। डायनेमिकली रन टाइम देखा जाता है। तो क्लास लोड करने वाला काम ही करता है सर ये क्लास कोई भी क्लास रन राहुल टाइम के हो। मोदनवाल बुरा मान गया क्या? सर नहीं। दीपक, जी सर। सर सभी क्लास की अगला वाला रिफ्लेक्टेड कॉपी भी स्टेटमेंट हो तुम बोल सकती दो। है। हाँ वही मैं बोलने वाला था। बोल दो। पूरा मान भी जाते तो क्या करते। सब एक इधर यहाँ पर। तो देखो, सिंपल सा मतलब है, अगर क्लास हर क्लास का पेरेंट क्लास होता है राहुल जी, तो ऑब्जेक्ट क्लास क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्लास का ये अस्तित्व खत्म हो गया, वो अब संसार में नहीं रहा। इसको कोरोना ने जो पकड़ लिया ऑब्जेक्ट। नहीं सर वो भी है ना। तो भाई दोनों कैसे हो सकता है? दोनों कैसे हो सकता है? नहीं सर ये नहीं होगा, ये तो नहीं होगा सर ये तो। हाँ, आप एक वर्ड बोल सकते हो कि एवरी क्लास इज द इंस्टेंस ऑफ क्लास। एवरी क्लास इज द इंस्टेंस ऑफ क्लास। देखो मैं समझाता हूँ आपको। जावा में आपने कोई भी एक बनाई क्लास, ठीक है? ये बनाई क्लास, इसको किया कंपाइल, इसको किया रन, ठीक है? इसको मैंने कर दिया सेव, कर दिया रिप्लेस, और इसको आपने किया कंपाइल, रन किया, कंपाइल किया, ठीक है? मान लो कंपाइल कर दिया और ऐसे करके मैंने इसको रन किया। तो रन होगा तो सबसे पहले लोड होगा, यानी कि सबसे पहले क्या होगी? सबसे पहला स्टेप होगा क्लास लोडिंग। नहीं, सबसे पहले क्या चलेगा? मैंने बताया था सबसे पहले क्या होगा। जब आप प्रोग्राम रन करते हो सबसे पहले क्या होता है? JVM चलता है। JVM चलता है, फिर क्या होता है राहुल? क्या होता है अमन? जब आप किसी क्लास को रन करते हो तो क्या होता है? सबसे पहले जावा और क्लास का नाम लिखते हो तो जावा से JVM चलता है। क्लास लोडिंग होती है सर। क्लास लोडिंग JVM के ऊपर एक थ्रेड चलता है जिसका नाम होता है मेन थ्रेड, वो चलता है। और उस मेन थ्रेड पे सबसे पहला क्लास लोडिंग होती है, ठीक है? अच्छा, अब कोई क्लास मेमोरी में जब लोड होती है तो लोडिंग का मतलब क्या होता है कि क्लास के अंदर कितने डेटा है जी, कितने मेथड हैं जी, कितने कंस्ट्रक्टर हैं, उनको निकालिए और उनको JVM की मेमोरी में जाके स्टोर करा दीजिए। अलग अलग जो मेमोरी एरिया होती है, स्टैक, हीप वीप जो भी होती है, वहाँ अलग अलग जगह जाके स्टोर करा दीजिए, ठीक है? तो देखो, इस चीज़ को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपने जावा बहुत पढ़ लिया है, लेकिन अगर आप फिर से बेसिक चीज़ों को पढ़ो ना तो और मज़ा आएगा आपको।
अगर आप जावा एक बार पढ़ के पूरा ख़त्म कर देना ना, तो फिर से दोबारा पढ़ना, फिर स्टार्टिंग से पढ़ना, और जब 2 बार ऐसे पढ़ोगे ना तो बहुत इंटरेस्ट बन जाएगा आपको और मज़ा आने लगेगा आपको। लेकिन और सारे एरर एक्सेप्शन खुद ही सॉल्व कर दोगे आप। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है चीज़ों को रिवाइज होना। लोग धीरे 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 पढ़ते पढ़ते बड़े लेवल पे पहुंच जाते हैं, वो तो एकदम हाई लेवल पे बात करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं अब डेटाबेस है तो ये इमेज है जी, अब यहाँ लाना है जी, अब ये टेबल है, ये कंस्ट्रक्टर है, ये है, मुझे ऐसा करना है। मतलब ठीक है वो, लेकिन वो बेसिक चीज़ फिर भूल जाते हैं आप, उसको फिर से पढ़ने की ज़रूरत है, बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो जब क्लास लोडिंग होती है तो क्लास लोडर करता है लोडिंग करने, तो लोडर में क्या होता है, क्लास की इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है कि क्लास में कितना मेथड, कितने कंस्ट्रक्टर, कितने फील्ड, सबको अलग अलग जगह स्टोर करा दी जाती है। तो ये जेवीएम क्लास लोडिंग कैसे करता है आखिर? जेवीएम को कैसे पता चलता है कि इस क्लास में कितने डेटा, कितने मेथड, कितने कंस्ट्रक्टर, कितने क्या हैं? तो इस पूरे क्लास का एक इंस्टेंस ये तैयार करता है, वो एक ऑब्जेक्ट बनाता है, वो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता है। क्लास का ऑब्जेक्ट न्यू ए करके नहीं बनाता है कि न्यू ए करके क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, नहीं 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 नहीं। आपका जो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता है किसी दूसरे क्लास के लिए बनाता है। मतलब जावा में ऐसा चीज़ होता है कि एक क्लास का ऑब्जेक्ट किसी दूसरे क्लास के लिए बना दिया जाए, ठीक है, और उस क्लास का नाम है क्लास नाम की क्लास। या अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे समझ लो कि क्लास नाम की क्लास एक जावा में होती है लैंग्वेज पैकेज के अंदर, और इस क्लास का ऑब्जेक्ट हम अकेले नहीं बना सकते। इस क्लास का ऑब्जेक्ट किसी क्लास के लिए बनाया जाता है। और जैसे कोई क्लास लोड होता है तो जैसे इसके अंदर कोडिंग कुछ ऐसे लिखी गई होगी कि चेक करो कि कौन सी क्लास आ रही है कमांड लाइन से या रन करते टाइम पे। अच्छा ए आ रही है तो एक काम करो, इस ए क्लास के लिए इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना दो, क्योंकि ए के लिए बना है। जैसे जैसे आप आईने के सामने खड़े हो गए तो आपके सामने रिफ्लेक्शन किसका दिखता है, आपका कि आपके पड़ोसी का? हमारा सर। हमारा दिखता है बिल्कुल। तो अगर हमारा एक रिफ्लेक्शन इमेज दिख जाती है तभी तो हम अपनी डिटेल देख पाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपकी क्लास जैसे ही मेमोरी में लोड हुई, आपके क्लास की एक रिफ्लेक्टेड इमेज, एक रिफ्लेक्टेड कॉपी मेमोरी में तैयार कर दी गई, और वो रिफ्लेक्टेड कॉपी आपकी क्लास का एक डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट, डुप्लीकेट इमेज, जो कुछ और नहीं है इसी क्लास नाम का क्लास का ऑब्जेक्ट है। ये लोडिंग टाइम पे होता है, ये हमेशा बनता है। चाहे आपकी क्लास स्टैटिकली लोड हो, चाहे आपकी क्लास डायनेमिकली लोड हो, किसी भी तरह से लोड हो, स्टैटिकली या डायनेमिकली, आपकी क्लास नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट मेमोरी में तैयार करा दिया जाता है। आगे बताइए, बात समझ में आ गई? सर बिना खुद के बनाए से वो बना देता ऑटोमेटिक जेवीएम, यस। अच्छा वही सर बन गया। लेकिन ये क्लास का ऑब्जेक्ट किस क्लास के लिए बनाया जाता है? जो क्लास मेमोरी में लोड होती है। जैसे सपोज करो कि आपने एक क्लास को रन किया और एक क्लास में 50 और क्लासेस मतलब यूज हो रही हैं, तो उन क्लासेस के लिए भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। यानी कि क्लास का जो कॉपी होता है हर क्लास के लिए अलग अलग होता है। बात समझ में आई? हाँ सर, मैं यही पूछने वाला था कि ये हर क्लास के लिए मतलब स्ट्रिंग और जो भी हम लोग यूज करते हैं उसमें सारी क्लासों के लिए बनता है, सबके लिए कॉपी बनता है ये। मतलब पड़ोसी भी आके बगल में खड़े हो गए तो उन सब का भी बनेगा। ये बताओ, हमारे घर में कुछ फंक्शन पड़ा है, कुछ पड़ा है, और हम आईने के सामने खड़े थे, कोई और भी आगे पड़ोसी आके खड़ा हो गया तो सामने जो है उसका भी तो चेहरा दिख जाएगा आईने में। जी सर, वो बात है। बताइए।
ठीक है सर। अब मुझे आप एक बात बताइए कि कोई क्लास मेमोरी में लोड कितने तरह से होता है जी? बताया ना, दो तरह की लोडिंग होती है, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक, डायनेमिक। यस सर। तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए क्या क्या क्लास का ऑब्जेक्ट हर केस में बनता है? तो बिल्कुल बनता है, हर केस में बनता है। तो आपने कहा सर एक काम करो, मुझे क्लास का ऑब्जेक्ट जो है, अभी जैसे मेरी ये क्लास है और इस क्लास के क्लास का ऑब्जेक्ट अगर मैं लेना चाहता हूं तो मुझे कैसे मिल सकता है ना क्वेश्चन? बोलो भाई। हाँ सर। तो फिर एक काम करिए, आप अपने ऑब्जेक्ट पे मेथड चला दीजिए गेट क्लास। आपकी क्लास, इससे आपको क्लास का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। लेकिन आप अपने ऑब्जेक्ट पे चलाओगे ना, मान लीजिए आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट है ए। मैं पूरा करके दिखा देता हूँ। मैं इसको यहाँ पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग ओपनिंग क्लोजिंग, और मैं अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। और मेरे क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए मैं अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट पे मेथड चलाता हूँ गेट क्लास। आपको पता है गेट क्लास किसका मेथड है? बता सकते हो किसका मेथड है गेट क्लास? ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है, क्लास का मेथड नहीं है ना। ये देखो दिमाग, अब ये कैसे याद लगाओ, बड़ी समस्या है यार, बड़ी दिक्कत है। ये मेथड कैसे पता चल पाए कि यार ये मेथड किसका है किसका नहीं है, ये पेरेंट का है, चाइल्ड का है, ऑब्जेक्ट का है, क्लास का है, किसका है ना कंफ्यूजन? अरे यार कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बस आप ये देखो कि आप किस ऑब्जेक्ट पे मेथड चला रहे हो। आप अपने ऑब्जेक्ट पे चला रहे हो तो ये आपकी क्लास का मेथड हो सकता है, नहीं है तो आपके पिताजी का हो सकता है। हैं? आपके घर गाड़ी आई, आप गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी आपके नाम से आपने लिया है, नहीं लिया जी तो पिताजी लाए होंगे, तो कोई तो होगा। हर एक क्लास एक्सप्लेन करता है सब्जेक्ट क्लास को अपने बस बताए। तो ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है। आप समझ में आया कि कैसे चल रहा है, कैसे पता चला ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है? ऐसे दिमाग लगाया करो, ऐसे देखा करो। सेम क्लास में मेथड तो है नहीं, ऑब्जेक्ट का ही होगा। ठीक है, चलिए। तो मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट प्रिंट कर दिया। सर ऑब्जेक्ट क्लास का 9 मेथड में सर गेट क्लास मेथड तो नहीं दिखाता ना सर? क्यों नहीं दिखाता है? देखने की कोशिश किया कभी? देखने की कोशिश करी आपने कभी? हैं? सर देखे थे 9 मेथड है उसमें, तो वहां पे आपको नहीं दिख रहा था? हाँ, कौन सा? मतलब वहां नहीं दिख रहा था, आप ये कह रहे हो? सर पता नहीं सर, उस टाइम नहीं दिख रहा था। तो फिर क्यों बात कर रहे हो? कौन सा मतलब? जब कन्फर्म हो जाओ, हमेशा आदमी को एकदम कन्फर्म वाली बात करना चाहिए, है कि सर नहीं? नहीं दिख रहा था सर, आप कंफ्यूज कर देते, नहीं दिख रहा था। यार तुम्हारे बातों का मैं कितने बार प्रूफ कर चुका हूँ, तुम्हारे बातों का आधार नहीं होता है। परवेज इस चीज़ में प्लीज़ सुधार करो, ये हमारे लिए नहीं है। ये देखो जावा पी जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत होती नहीं है। तुम कुछ काम करना चाहते नहीं हो, तुम बस चाहते हो कि सब कुछ हमें ऐसे ही मिल जाए, बस बना बनाया। ये किसका मेथड है? मैंने ऑब्जेक्ट क्लास को डिकम्पाइल किया है, ये ऑब्जेक्ट क्लास का ही तो मेथड है। क्यों ऐसा बात करते हो? क्यों चैलेंज करने वाली बात करते हो? चैलेंज आदमी को ऐसे ही बात करोगे तो हमेशा तुम्हारी बातों का एक वैल्यू रहेगा। जैसे मुझे कुछ पता है तो मैं बोलूँगा हाँ मैंने किया है, ये मैं से नहीं चल रहा है ना। तो उसका एक वैल्यू होता है। जब तुम इस तरह से इमेज बनाओगे तो हर जगह तुम्हारा ऐसे ही रहेगा इमेज। तो चलता है नहीं चलता है, एकदम प्रूफ के साथ आदमी बात करो। क्लियर यहाँ नहीं चलता है। अच्छा, आजकल मैं लिनक्स चला रहा हूँ ना, इसलिए मैं क्लियर कर रहा था। तो दिखा कि नहीं दिखा? क्लास ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है गेट क्लास। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो अब अगर आप इसको रन करके देखोगे तो आपको क्या मिला? ये क्लास ए मिला। यानी कि ये जो क्लास का ऑब्जेक्ट है ये क्लास ए के लिए है। देख रहे हो, ये क्लास का ऑब्जेक्ट अगर आपने सी को प्रिंट किया तो ये रेफरेंस आईडी नहीं प्रिंट किया इसने क्या प्रिंट कर दिया? क्लास ए प्रिंट कर दिया। रेफरेंस आईडी क्यों नहीं प्रिंट किया? क्योंकि इसने टू स्ट्रिंग को ओवरराइड मार रखा होगा। ये क्लास का ऑब्जेक्ट ही है, रेफरेंस आईडी है उसका भाई।
लेकिन ये अकेले, अब आपने कहा कि सर मैं क्लास क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जी, लिखूंगा क्लास सी इज इक्वल्स टू न्यू क्लास, देखता हूँ मैं क्लास क्लास का ऑब्जेक्ट खुद ही बनाता हूँ, मैं देखता हूँ बन पाता है। तो क्लास क्लास के ऑब्जेक्ट के पास मुझे नहीं लगता है कोई विजिबल कंस्ट्रक्टर है, या क्लास क्लास का ऐसे ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो, है ना, नहीं बना सकते हो, कैन नॉट बी ए टाइप। कंस्ट्रक्टर ये कह रहा है कि भैया एक्चुअल फॉर्मल में कुछ डिफरेंस है, लेंथ में दिक्कत है, कुछ और दिक्कत है, पता नहीं क्या क्या दिक्कत है ना, नहीं हो सकता है। किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं बन सकता है, वो किसी क्लास के लिए ही बनता है, ठीक है। अब भाई किसी क्लास का इमेज बिल्कुल रियल वर्ड से भी एकदम क्या नहीं, कहीं ना कहीं वो है, रिलेट कर रहा है। रिफ्लेक्शन तो किसी आदमी का ही दिखेगा ना आईने में, सबका तो नहीं दिख जाएगा। मैं कहूँ कि यार मेरे शीशे में किसी का फोटो क्यों नहीं दिख रहा है, अरे यार कोई सामने खड़ा होगा, कोई ऑब्जेक्ट खड़ा होगा तभी तो दिखेगा, वही वाली बात है। रिफ्लेक्शन है ना, रिफ्लेक्टेड इमेज है ना, रिफ्लेक्टेड कॉपी है ना। तो व्हाट इज द रिफ्लेक्टेड कॉपी ऑफ एनी क्लास, व्हाट इज द रिफ्लेक्टेड कॉपी ऑफ एनी क्लास, क्या बताओगे हैं? व्हाट इज द रिफ्लेक्टेड कॉपी ऑफ एनी क्लास, क्या बताओगे? सर उस क्लास की सारी इंफॉर्मेशन। यार किसी भी क्लास की रिफ्लेक्टेड कॉपी का मतलब क्लास का ऑब्जेक्ट। दिस सी इज द क्लास ऑब्जेक्ट, दिस सी इज द रिफ्लेक्टेड कॉपी ऑफ द। यार जो आप ए से कर सकते हो वही काम यहाँ पे जो काम करोगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, इसकी रिफ्लेक्टेड कॉपी है ये। द रिफ्लेक्टेड कॉपी ऑफ एनी क्लास इज नथिंग बट अ क्लास ऑब्जेक्ट। किसी क्लास का रिफ्लेक्टेड कॉपी क्या होता है? हाँ जी, क्लास का ऑब्जेक्ट, उस क्लास की क्लास का ऑब्जेक्ट, उस क्लास की क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक तो तरीका ये है, ये कौन सा तरीका पता है? ये स्टैटिक तरीका है, स्टैटिक तरीका है, ठीक है। स्टैटिक तरीका, स्टैटिक लोडिंग अगर क्लास हो रही है तो। और एक तरीका है कि भाई आप किसी क्लास को डायनेमिकली लोड करोगे तब भी क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अच्छा जी, ओके। और एक तरीका और बताऊं आपको, मैं ऐसा भी करके रख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं क्लास सी इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट क्लास, समझे? यानी कि किसी क्लास का बाइट कोड भी आप डायरेक्टली क्लास में होल्ड कर सकते हो, क्योंकि वो क्लास की ही इंस्टेंस है, क्लास की ही कॉपी है ना, डायरेक्टली होल्ड करके रख सकते हो ऐसे। ये भी एक तरीका है, ये डायरेक्ट वाला अप्रोच है। मैंने आपसे बताया ना 3 तरीके होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जो भी है। ये देखो ऐसे भी, ये स्ट्रिंग डॉट क्लास मतलब स्ट्रिंग क्लास की क्लास का ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। ये किसको होल्ड करके रख रहा है? क्लास स्ट्रिंग को। दिस इज ऑल अबाउट द क्लास स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को ना होल्ड करके यहाँ स्ट्रिंग लिखो, ए लिखो, बी लिखो, ऑब्जेक्ट लिखो, हाथी घोड़ा कुछ भी लिखो, आपकी इच्छा। अच्छा, ओके, फाइन। नेक्स्ट अप्रोच इज हम किसी क्लास को डायनेमिकली लोड करें। किसी क्लास को डायनेमिकली कैसे लोड करा जाता है भाई? कोई बताए, कोई फटाफट बताए, कोई सी क्लास को डायनेमिकली कैसे लोड करा जा सकता है? क्लास के एक स्टैटिक मेथड से जिसका नाम है फॉर नेम। अब ये फॉर नेम मेथड में हमें किसी क्लास का नाम देना है, किसी भी क्लास का नाम देना है, कोई भी क्लास है जिसको आप लोड करना चाहते हो डायनेमिकली, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया SS0, मतलब मैं कमांड लाइन आर्गूमेंट दे दूंगा 0 पोजीशन से कि किस क्लास को मुझे लोड करना है। और जिस भी क्लास को डायनेमिकली लोड होगा, यानी कि फॉर नेम मेथड किसी क्लास को डायनेमिकली लोड करता है और लोड करके उसकी क्लास का ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न करके दे देता है। तो ये भी एक तरीका है। तो ये 3 तरह से हम किसी क्लास की कॉपी ला सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि कौन सी क्लास आएगी, जो भी क्लास दे दोगे। ये डायनेमिक लोडिंग है। यहाँ पे सेमी कॉलन होगा, यहाँ सेमी कॉलन लगा दीजिए, कंपाइल कर लीजिए। चूँकि ये एक्सेप्शन थ्रो करता है इसलिए ट्राई कैच लिखना पड़ेगा। ये आप पढ़ोगे, जब आप ट्राई कैच पढ़ोगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग जो पढ़ा है वो जानता होगा। ट्राई कैच, एक्सेप्शन, ओपनिंग क्लोजिंग, system.out.println e, ठीक है। कंपाइल एंड रन, ठीक है।
ये देखिए, आप कोई क्लास नहीं दोगे तो एक्सेप्शन आएगा। आप यहाँ किस क्लास को देना चाहते हो? ए लोड हो जाएगा। आपने यहाँ पे लिख दिया जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग, तो कौन सी क्लास लोड हो जाएगी? स्ट्रिंग, है ना। आपने यहाँ पे लिख दिया जावा डॉट लैंग के अंदर ऑब्जेक्ट क्लास, ऑब्जेक्ट लोड हो जाएगा। आपने यहाँ पे दे दिया बी क्लास, ओनली सेम क्लास दे दिया, सेम क्लास लोड हो जाएगा। कोई और मतलब किसी क्लास को डायनेमिकली लोड करो तो क्लास इज अ क्लास, फॉर नेम इज अ स्टैटिक मेथड। काम क्या है फॉर नेम मेथड का? क्लास का मैंने क्लास का मेथड है, ठीक है। फॉर नेम जो कहता है कि भैया मुझे किसी क्लास का नाम दो रन टाइम पे, और रन टाइम पे जो क्लास दोगे उस क्लास को रन टाइम पे लोड करके उसकी रिफ्लेक्टेड अगर क्लास ही दे दे तो? हाँ जी, अगर क्लास नाम दे दे, क्लास नाम दे दो, क्लास को ही लोड कर दोगे तो क्लास को यहाँ पे ये लिख दें, ये वाली क्लास लिखना पड़ेगा जावा डॉट लैंग डॉट, सही लिखा हो ना, LANG क्लास, ठीक है। तो ये क्लास को लोड कर देगा, किसी भी क्लास को लोड कर दिया इसने, कोई दिक्कत नहीं है, लोड तो करेगा, उसका काम है लोड करना, तो लोड कर दिया, ठीक है। और बताइए, तो यानी कि किसी क्लास की डुप्लीकेट इमेज, डुप्लीकेट कॉपी कितने तरह से निकाली जा सकती है? 3 तरीके से, डायनेमिकली लोड करके, स्टैटिकली लोड करके गेट क्लास से, और ऐसे डायरेक्ट होल्ड करके। बताओ इतनी बात समझ में आ गई या यहाँ तक की क्लियर है पिक्चर? परवेज यहाँ तक क्लियर है? जी सर। हाँ सर। कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए आप। कोई भी लाइन जितना डेप्थ में समझना चाहते हो उतना डेप्थ में समझा सकता हूँ। कोई भी लाइन नहीं समझ में आ रही तो आप प्लीज पूछिए, 1 2 3 4 5 जितने मर्जी उतने बार। ओके क्लियर है, चलिए ठीक है। अब देखिए क्या है भाई, तो किसी भी क्लास की चाहे वो स्टैटिकली लोडिंग हुई चाहे डायनामिकली लोडिंग हुई, अगर उस क्लास की रिफ्लेक्टेड इमेज तैयार हो गई तो उसकी पूरी डिटेल निकाली जा सकती है। वो रिफ्लेक्टेड इमेज कुछ और नहीं है, क्लास का ऑब्जेक्ट है। ये क्लास का ऑब्जेक्ट अगर आपको मिल गया तो क्लास का ऑब्जेक्ट का मतलब क्लास को जरा डीकंपाइल करके देखो आप। जावा डॉट लैंग डॉट क्लास के पास इतने मेथड हैं जो आप सोच नहीं सकते हो। क्लास के पास मेथड है गेट क्लास लोडर, गेट नेम, गेट पैकेज, गेट सुपर क्लासेस, जेनरिक सुपर, गेट इंटरफेसेस, गेट मेथड्स, है ना। ये लो आपको अपनी क्लास के अंदर आने वाले सारे मेथड्स को निकालना है, सारे फील्ड देखने हैं। मेरी क्लास में कितने फील्ड हैं? JVM इन्हीं मेथड्स को कॉल करता है। गेट फील्ड मेथड चलाओ, फील्ड क्लास का एरे देता है। अब ये फील्ड क्या है? एक क्लास है। जावा में फील्ड नाम की क्लास होती है जो कि रिफ्लेक्ट पैकेज में पड़ा हुआ है, लैंग के अंदर रिफ्लेक्ट पैकेज में। अच्छा, मेथड नाम की भी जावा में क्लास होती है जो रिफ्लेक्ट पैकेज में है। गेट मेथड कॉल करने से मेथड मिल जाता है, गेट कंसिडर कॉल करने से सारे कंसिडर मिल जाते हैं, बस। अब इसी क्लास का मेथड है न्यू इंस्टेंस, जो रन टाइम पे किसी क्लास का ऑब्जेक्ट भी बना सकता है। तो c.new इंस्टेंस लिखोगे तो किसी क्लास का ऑब्जेक्ट ये रन टाइम पे, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट रन टाइम पे बना देगा। दिक्कत क्या है इसमें? जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, कंपाइल कर दिया, तो और उसके बाद न्यू INSTANCE, ठीक है, न्यू इंस्टेंस, कंपाइल, जावा ए और ए लिख दिया। तो अभी कौन सी क्लास लोड हुई? ए क्लास स्टैटिकली भी लोड हुई होगी और डायनेमिकली भी लोड हुआ। ऑब्जेक्ट किसका बना? ए का बना। मैंने ए क्लास का ऑब्जेक्ट बिना न्यू से बना दिया। कैसे बना दिया? न्यू इंस्टेंस से। ये तो आप जानते थे, पहले पढ़ाया हुआ है चीज़ है ये आपके लिए। किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बिना न्यू से कैसे बनाओगे? न्यू इंस्टेंस से जी। ये आपको नहीं समझाना था मुझे। ये क्लास का ऑब्जेक्ट मिल गया ना, तो बस अब आप इसकी पूरी खानदान निकाल सकते हो। जैसे मैं अगर लिख दूं c.get डिक्लेयर्ड फील्ड, तो मुझे सारे फील्ड मिल जाएंगे और मैं इसको फील्ड टाइप के वेरिएबल में होल्ड कर लूँगा, फील्ड टाइप के एरे में होल्ड कर लूँगा और यहाँ फॉर ईच लूप चला के सारे फील्ड निकाल लूँगा। अपने क्लास में कितने फील्ड हैं, कितने मेथड हैं, कितने कंसेप्टर हैं, कितने क्या एक्सेस रूल लगाया गया है, किस पे क्या कहानी चल रही है, सब निकाल सकता हूँ। यह उस क्लास की
डुप्लीकेट इमेज। तो किसी क्लास की रिफ्लेक्टेड कॉपी क्या होती है? उस क्लास के क्लास का ऑब्जेक्ट। किसी क्लास की क्लास का ऑब्जेक्ट मिल गया, उसकी पूरी डिटेल निकाली जा सकती है। निकालो बैठ के घर पे, पार्ट ऑफ रिफ्लेक्शन एपीआई। नहीं समझ में आया? फॉर नेम न्यू इंस्टेंस की बात कर रहे थे ना, परवेज कह रहे थे कि आप बोले थे सर आप डिटेल में समझाऊंगा, तो समझ गए कि नहीं समझ गए? अभी कोई क्वेश्चन है? हाँ सर। क्वेश्चन है तो पूछो। सर जो क्लास सी लिखा है हाँ। ना, सी रेफरेंस वेरिएबल, उसमें सिर्फ क्लास नेम ही आया है कि उसका अपडेट भी आया है उस क्लास का? उस क्लास का तो कुछ भी नहीं आया। उस क्लास के लिए उसके क्लास का ऑब्जेक्ट आ गया। ये सी में यहाँ पे क्या आया था? हाँ, अगर आप ऐसा देखोगे समझने के लिए तो आपको नेम प्रिंट करके दिखाता है। अगर इसको प्रिंट करोगे तो नेम प्रिंट करके दिखाएगा उस क्लास का। लेकिन ये एक्चुअल में तो क्लास का ऑब्जेक्ट ही है, रेफरेंस है। ये अपने आप में ही एक ऑब्जेक्ट है। ये अपने आप में ही एक ऑब्जेक्ट है। तो आप बोलोगे ये ऑब्जेक्ट अगर अपने आप में है तो फिर न्यू इंस्टेंस क्यों चला रहे हो? तो ये ऑब्जेक्ट जिस क्लास का है उसके लिए आप न्यू चला रहे हो, समझ रहे हो ना? उसके लिए चला रहे हो। थोड़ा तो कंफ्यूजन है इस तरह से अगर आप सोचोगे। ये न्यू, भाई जैसे मैं सी को प्रिंट करूं तो सी में क्या प्रिंट करके दिखाएगा? जो क्लास लोड होगी, तो उस क्लास के लिए न्यू लिखाया जा रहा है। बस ये बात है। बोलो भाई, शांत हो एकदम, यस नो बोलो तब मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, तो फिर ये देखो, यहाँ पे देखो आप, ये हमारा, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। जावा प्रोग्राम, कोड जावा एंड रिफ्लेक्शन। ये देखिए, अगर मुझे ना खुद की जावा पी बनानी है, खुद की जावा पी, बिना जावा पी लिखे, और मैं चाहता हूँ हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो जाए, रन हो जाए, सॉरी मतलब मुझे क्या नाम है ना, किसी क्लास के अंदर आने वाले सारे मेथड निकालने हैं, सारे कंस्ट्रक्टर निकालने हैं, सारे फील्ड निकालने हैं। तो देखो मैंने रिफ्लेक्ट पैकेज इंपोर्ट कर दिया। ये 2 लाइन अभी आपको समझाया ही मैंने, समझाया ना? समझाया। इस लाइन का क्या मतलब है समझ ही रहे हो आप, कि किसी क्लास का नाम रन टाइम पे आएगा 0 पोजीशन पे, और आप यहाँ पे लिखोगे, यहाँ लिखा है गेट डिक्लेयर्ड फील्ड, सारे फील्ड आ गए, फील्ड टाइप, सॉरी गेट डिक्लेयर्ड मेथड चला है, वेरी सॉरी, जिससे मेथड टाइप का एरे मिल गया। फॉर ईच लूप चला के सारे मेथड प्रिंट हो गए। फिर लिखा गेट फील्ड, सारे फील्ड आ गए, फॉर ईच लूप चला के सारे फील्ड प्रिंट हो गए। गेट डिक्लेयर्ड कंस्ट्रक्टर, सारे कंस्ट्रक्टर आ गए, कंस्ट्रक्टर फॉर ईच लूप चला के सारे कंस्ट्रक्टर आ गए। फायदा देखना चाहते हो आप? आपको मैंने अभी क्या लिखा था देखना। अभी हम लोग लिखते थे जावा पी, ऐसे लिखते थे ना, जावा पी, और फिर लिखते थे जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट क्लास का सारे मेथड दिखा रहा है ना जावा पी से। अब मैं जावा पी नहीं चलाऊंगा, मैं खुद का प्रोग्राम चलाऊंगा। देखना, जावा सी माई जावा पी है ना, और माई जावा पी क्लास में किसी क्लास का नाम बताइए, जिस भी क्लास का नाम दे दोगे आप। मैंने दे दिया जी सेम जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट क्लास का सारा मेथड दिखा रहा है। देखो मेथड्स ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास ये है, और कंस्ट्रक्टर ये है, और फील्ड इसमें है ही नहीं, इसलिए फील्ड दिखाया नहीं। मैं कोई और क्लास ओपन करता हूँ, मैं लिख देता हूँ थ्रेड क्लास का डिटेल दिखा देता हूँ आपको। ये लीजिए, ये देखिए आ गया ना, मेथड्स आर, ये सब मेथड्स आ गए है ना। ये लो कंस्ट्रक्टर आर, सारे कंस्ट्रक्टर। मैंने जब आप टॉपिक पढ़ाने स्टार्ट किया था तो कहा था ना, बिना जावा पी से मैं आपको अपनी क्लास को डीकम्पाइल करके दिखा दूंगा, है ना। सारे मेथड निकाल सकता हूँ, मतलब सारे कंस्ट्रक्टर निकाल सकता हूँ। ऐसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? यहाँ नीचे फील्ड भी होगा, फील्ड आर कहीं लिखा होगा, कंस्ट्रक्टर आर, फील्ड आर। एक मिनट थोड़ा ऊपर करते हैं, कहीं दिख रहा है? ये देखो फील्ड्स आर, नहीं दिखा? कंस्ट्रक्टर दिखा, फील्ड है तो जरूर इसके अंदर। यहाँ देखो ये फील्ड है, ये सब फील्ड है,
स्टैटिक फील्ड है ये। ऊपर लिखा नहीं है कि ये फील्ड ही है, मैसेज नहीं आ रहा है, मैसेज ऊपर होगा कहीं, ये सारे के सारे फील्ड ही हैं, तो फील्ड हैं तो मैसेज यहाँ लिखा होगा। फाइनल है। हाँ फाइनल है, लेकिन है तो फील्ड ही ना। ये देखो फील्ड्स आर, जितने भी फाइनल स्टैटिक वेरिएबल उनको फील्ड बोला जाता है, फील्ड्स मतलब। ठीक है, तो देखो है ना एक चीज़, है ना बढ़िया तरीका। ये रिफ्लेक्शन पढ़ना स्टार्ट हो गया। अरे यार रिफ्लेक्शन पढ़ने के लिए क्लास फॉर नेम, रिफ्लेक्शन शुरू, आप बाकी चीज़ें मैं आपको और बताता हूँ।